नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स गढ़ में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं कि आगे लिखा है मैंने कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि कूलॉम्स ने बताया क्या है, ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं शुरू में कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ निकालना है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे लगता है, कितना लगता है, वो एक दूसरे को प्रभावी कैसे करते हैं। जैसे कि हमने दो पॉइंट चार्ज ले लिए Q1 एंड Q2, क्या ले लिए, Q1 एंड Q2, एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिया Q2, जो कि R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। अब हमें इनके बीच में ये निकालना है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इतनी दूरी पे आकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे, इससे दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या करेंगे, इनसे दूरी घटा दी जाए तो क्या करेंगे, ये दोनों एक ही समान चार्ज हो तो क्या करेंगे, और अगर विपरीत चार्ज हो यानी कि विपरीत चार्ज हो तो क्या करेंगे। ठीक, विपरीत साइन लगाओ यानी कि पॉजिटिव निगेटिव हो तो क्या करेंगे, और पॉजिटिव ही हो तो क्या करेंगे, निगेटिव ही हो तो क्या करेंगे। अब जैसा कि आपने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मैंने दिया कूलॉम्स लॉ का। अब कूलॉम लॉ क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। कूलॉम लॉ क्या है, न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ, आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, बड़ा अच्छा लॉ है। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ जो है उसी का एक इलेक्ट्रिकल एनालॉग है कूलॉम लॉ। मेरे कहने का मतलब है कि उसी का एक स्वरूप है कूलॉम लॉ। जैसे कि आप देखते होंगे अक्सर कि एक चेहरे का दो आदमी कभी कभी मिल जाते हैं, एक चेहरे के दो आदमी कभी कभी मिल जाते हैं जिनका बिल्कुल चेहरा सेम होता है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसी के आधार पर उनका क्वालिफिकेशन तय होता है, क्वांटिफिकेशन तय होता है, उनका नामकरण होता है, तमाम सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं। अब शुरू इस प्रकार से करते हैं कि ये आया कहां से, कब कूलॉम ने सोचा, कैसे किया इसको कूलॉम ने। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि कूलॉम ने इसी पे सोचा था, न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को उन्होंने देखा तो इस पे उन्होंने क्या किया, अपना प्रपोजल दिया। लेकिन इनसे पहले भी कुछ लोगों ने इसके बारे में इनको मतलब जानकारियां दी थी। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम ले लीजिए, जेबी प्रिस्टले का नाम ले लीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन और जेबी प्रिस्टले ये दोनों फॉरेन साइंटिस्ट हैं। इनका नाम ले लीजिए। इन्होंने सस्पेक्ट किया था लाइक ग्रेविटी द डिपेंडेंस ऑन आर वाज द इनवर्स स्क्वायर। इन्होंने क्या कहा था कि ग्रेविटी के जैसे जो इसका डिपेंडेंस होगा आर स्क्वायर क्या होगा, वो इनवर्स स्क्वायर होगा। जो इसका डिपेंडेंस होगा आर पे वो इनवर्स स्क्वायर होगा। तो मैंने बताया आपको बेंजामिन और फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इसको सस्पेक्ट किया था, इसको माना था उन्होंने कि ग्रेविटी के जैसे ही इसका जो आर का डिपेंडेंस होगा वो इनवर्स स्क्वायर होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोर्स लॉ, लेकिन ये जो फोर्स लॉ, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने डिटरमाइन किया था, इसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया किसने था। आखिर भाई ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसको एक्सपेरिमेंट करके लाया गया, प्रूव किया गया है। तो बट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोर्स लॉ आर ड्यू टू हेनरी कैवेंडिश। किसके द्वारा किया गया था, पहली बार हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। और किस सन में किया गया था, यानी कि किस डीसी में किया गया था, तो 1772। किसके द्वारा किया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था इन 1772। कहां के थे, इंग्लैंड के थे। कहां के थे, इंग्लैंड के थे।
इन्होंने कूलाम से पहले किया था, अगस्टिन कूलाम जो थे उनसे पहले इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इसी चीज को बताया था। लेकिन बस उन्होंने ये नहीं किया था कि उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ से इस लॉ को कंपेयर नहीं किया था, इंप्रूव नहीं किया था। अब साइलेंट यानी कि जो ग्रेविटी होती है उसको नहीं बताया था, और जो परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस को, उसको बहुत ज्यादा इन्होंने डिफाइन नहीं किया था, बस इनके लॉ में कुछ कमी रह गई थी। उसके बाद आए कौन, आपके चार्ल्स अगस्टिन कूलाम आए। कौन आए, चार्ल्स अगस्टिन कूलाम। जी हाँ, चार्ल्स अगस्टिन कूलाम आए, जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। चार्ल्स अगस्टिन कूलाम आए जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। कौन थे, चार्ल्स अगस्टिन कूलाम। कौन थे, चार्ल्स अगस्टिन कूलाम। ये भी फॉरेन के साइंटिस्ट थे, लेकिन ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने किस में किया था, 1775 में किया था। किस में किया था, 1775 में किया था। इन्होंने किस में एक्सपेरिमेंट किया था, किस सन में किया था, किस डीसी में किया था, तो आप बताएंगे 1775 में किया था। अब चलिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। भाई इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो आप जान गए किस सन में किया, कहाँ थे, इनका परिचय मतलब आपने जान लिया। अब इन्होंने किया क्या था, इनकी कार्यविधि क्या थी, इनकी कार्यशैली क्या थी, किया था तो इन्होंने किया क्या था ये जानते हैं। तो मैं कूलाम showed that the force F between any two stationary point charges Q1 and Q2। कूलाम ने क्या किया, एक फोर्स शो किया, एक फोर्स बताया दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में, दो अलग अलग पॉइंट चार्ज के बीच में, कि इनके बीच में फोर्स कितना होता है। इनके बीच में फोर्स, इनका फिलहाल निगेटिव फोर्स नहीं होता, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि इनका फोर्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है, क्या है, फोर्स कितना लग रहा है, कितनी दूरी पे लगेगा, ये सारी चीजें उन्होंने डिफाइन की। ये सारी चीजें उन्होंने क्या की, डिफाइन की। किसके बीच में, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में। किसके बीच में, दो स्टेशनरी पॉइंट के चार्ज के बीच में। अब आपको पता होना चाहिए कि अब ये बात पता तो होना चाहिए आपको, लेकिन आप एक बात पूछ भी सकते हैं, नहीं पता है तो पूछ सकते हैं कि भाई इन्होंने किया तो किस मीडियम में किया, वैक्यूम में किया, किसमें किया, होमोजीनियस मीडियम में किया, आइसोट्रोपिक मीडियम में किया। तो भाई इन्होंने होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम में किया था एक्सपेरिमेंट। किसमें किया था, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मीडियम में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया पहले। तो इन्होंने बताया कि जो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, चाहे होमोजीनियस मीडियम में ले लीजिए आप और चाहे आइसोट्रोपिक मीडियम में ले लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ये जो है इनके बीच का जो फोर्स होगा ये इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इस चार्ज के और इस चार्ज के दोनों स्टेशनरी पॉइंट चार्ज जो हैं उनके प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलो भाई सही है, लेकिन अब इनके बीच की दूरी जो बची उसका क्या होगा ना। अरे भाई फोर्स लगाने में दूरी बड़ी महत्व करती है। आप किसी दूर आदमी खड़ा हुआ है कोई, उसको फेंक के कोई ऑब्जेक्ट्स मारिए, कम चोटें लगेंगी। अभी नजदीक कोई खड़ा है, खींच के मारिए, ज्यादा चोट लगेगी। तो भाई दूरी का भी इफेक्ट होता है ना। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन अब इस आर का क्या करेंगे, तो उसको भी इन्होंने बताया कि एंड इस कि ये दैट्स डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर। क्या किया, इन्होंने बताया कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर बिटवीन देम। इनके बीच में जो आर है वो क्या होगा, इनकी फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए लिखते हैं इनका स्टेटमेंट। कूलाम showed that
क्या किया, कूलाम ने बताया कि द फोर्स F बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट, द फोर्स F बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट, एनी टू स्टेशनरी पॉइंट। इन्होंने कूलाम ने क्या किया, कूलाम शोड दैट द फोर्स F बिटवीन एनी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, किसके बीच में, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। क्या लिया है आपने, पॉइंट चार्ज क्या लिया है आपने, क्या लिया है, Q1 लिया है और क्या लिया है, Q2 लिया है। इन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम, किस मीडियम में, किस मीडियम में इन्होंने लिया था, इन होमोजीनियस, दो मीडियम पहले इन्होंने लिए थे, इन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। इन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम, दो मीडियम में इन्होंने लिया था, किस किस मीडियम में, होमोजीनियस मीडियम में लिया था और फिर आइसोट्रोपिक मीडियम में लिया था। दो मीडियम में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और क्या बताया था, इन दोनों मीडियम में जो ये चार्ज होगा, इसका चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to the product of the magnitude of the charge। और चार्ज क्या है, जो प्रोडक्ट आप निकालेंगे, जो 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 प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, किसी चार्ज के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या निकलेगा, दैट इज Q1 एंड Q2, Q1 डॉट Q2, ठीक है, एंड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी। अब डिस्टेंस की भी बात आती है तो उसकी भी बात कर लेते हैं, एंड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, एंड इज universally proportional to the, and is universally proportional to the square of the square of the डिस्टेंस r। किस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, हमने r माना है तो r ही का करेंगे, बिटवीन देम, ठीक, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, जो फोर्स इनके बीच में कार्य कर रहा है, ठीक है, जो फोर्स इनके बीच में कार्य कर रहा है। तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट ले लेंगे, मैंने क्या कहा है कि चाहे होमोजीनियस मीडियम हो चाहे आइसोट्रोपिक मीडियम हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज क्या है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरा क्या है, इनको मैंने कंडीशन नहीं इक्वेशन मान ले रहे हैं, एक को फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा है F प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर। अब 1/r स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा दैट इज Q1 एंड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r।
डिस्टेंस आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो उसको फोर्स कार्य करता है उस पे। ठीक, इसको क्या कर दीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है भाई, मान लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है इन दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके समझने के लिए बता रहे हैं, नहीं इतना कोई एक्सप्लेन करके बताता नहीं है। या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसको हम क्या लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, क्या हो जाएगा, फिजिकल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मैंने बताया है कि वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, जो आपका के होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। जो और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, अभी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। तो इसकी वैल्यू ये होगी कि इसकी वैल्यू जो अभी के की वैल्यू निकालिए, आप यहां से निकालिए के की वैल्यू, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एफ अपान Q1 Q2, क्या हो जाएगा, अपान Q1 Q2। अब जो वैल्यू इस डिस्टेंस की होगी, फोर्स की होगी और इन चार्जेस की होगी, वही तो वैल्यू के की होगी। जो यूनिट होगी इनकी, जो इनकी यूनिट होगी उसी पे डिपेंड करेगी क्या, के की वैल्यू। जो इनकी यूनिट होगी उसी पे डिपेंड करेगी के की वैल्यू, क्योंकि इनकी यूनिट के इक्वल टू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ के हो जाएगी। तो इनकी यूनिट हम देख लेते हैं, क्या करेंगे इसको, मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपान कूलाम इनटू कूलाम इज इक्वल टू, इनको देखो हम साइन में लेके चल रहे हैं, मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो हम के की वैल्यू क्या करेंगे, अब के की वैल्यू इनकी यूनिट से निकाल लेंगे भाई। के की वैल्यू हमारी आएगी, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे। मैंने कहा है कि के की वैल्यू इनकी यूनिट्स पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। और एक बात आप जान लीजिए, अगर Q1 और Q2 ये दोनों जो Q1 Q2 हैं, इनको कहां सिचुएटेड कर दिया जाए, वैक्यूम में सिचुएटेड कर दिया जाए। कहां पे सिचुएटेड कर दिया जाए, वैक्यूम में, यानी कि आप निर्वात में इनको मान लें कि हम निर्वात में इनके Q1 Q2 को रखे हैं। ये जो Q1 Q2 स्टेशनरी चार्ज पॉइंट हैं, इनको क्या मान लीजिए आप कि इनको हम वैक्यूम में रखें, निर्वात में मान के रखे हैं। और जब आप इतना मान लेंगे कि इनको हम वैक्यूम में या निर्वात में मान के रखे हैं, तो क्या होगा, आप जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालेंगे कि वो आपकी आएगी 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये आपकी क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी। कब, जब आप इसको कहां मानेंगे, when Q1 Q2 situated in the vacuum, then
द वैल्यू ऑफ के इज, यहां निकाल दिए देखो, then the value of k is 9.0 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। समझ गए इतना? अब एक बात आप मान लीजिए, कि अगर यहां पे जो है, यहां मान लीजिए या यहां मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए अभी, फ्रॉम इक्वेशन 3 अब क्या कर लीजिए, लेट Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, R इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, R इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, और इन सभी की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, इन सभी की वैल्यू यहां पे रख दीजिए इक्वेशन 3 में, तो क्या आएगा, या फिजिकल टू 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन आएगा। क्या आएगा, इतना न्यूटन आएगा। अब न्यूटन का मतलब फोर्स की इकाई होती है, सभी लोग जानते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर एक कूलाम वह चार्ज है, वन कूलाम इज दैट चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, एक कूलाम वह चार्ज है जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज के बीच में, जो 1 मीटर की डिस्टेंस हो उस पे रखा जाए किसी वैक्यूम में, तो क्या होगी, ये एक दूसरे को सिमिलर चार्ज है, ये दोनों क्या है, सिमिलर चार्ज है, और 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं, और 1 कूलाम के चार्ज हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो क्या करेंगे, सिमिलर चार्ज है तो रिपेल ही करेंगे, जनरल बात है, रिपेल करेंगे। तो कितने फोर्स से रिपेल करेंगे, ये 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन फोर्स से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 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 ठीक ठीक भाई, इतना तो हो गया। अब अगर ये बात आप जो माने हैं, ये बात जो आप माने हैं, अब अगर आपको k की वैल्यू न निकालनी हो, k की वैल्यू आपको न्यूमेरल पॉइंट्स में न निकालनी हो, न्यूमेरल पॉइंट्स में न निकालनी हो, और आप माने कि when Q1 Q2 situated in the vacuum then the value of k is, अगर Q1 Q2 किसमें सिचुएटेड किए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो वैल्यू ऑफ k इज क्या होगी, देन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, जो वैल्यू ऑफ k यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आपका k है, उसकी k की वैल्यू अगर होगी, k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, अब एप्सिलॉन 0 तो आपको पता चल गया होगा क्यों आया है, क्योंकि वैक्यूम में सिचुएटेड है। एप्सिलॉन 0 क्यों आया है, क्योंकि वैक्यूम में सिचुएटेड है। कहां पे सिचुएटेड है, वैक्यूम में सिचुएटेड है। तो भाई मामूली सी बात है कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी, यानी कि वैक्यूम की परमिटिविटी होगी। लेकिन 4 पाई कहां से आ गया, 4 पाई कहां से आ गया, ये यहां का विषय है। 4 पाई कहां से आ गया, दैट्स द पॉइंट। ये 4 पाई कहां से आ गया, मैं बताता हूं, चिंता मत करिए कहां से आ गया, बिल्कुल मैं बताता हूं। आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे चलता है, सर्कुलर मोशन करता है ना, और सर्कुलर के लिए, सिलिंड्रिकल के लिए, स्फीयर के लिए क्या यूज करते हैं, पाई यूज करते हैं ना। क्या यूज करते हैं, पाई यूज करते हैं। तो पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्या कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि एक स्फीयर जो होता है, एक चक्कर जब इलेक्ट्रॉन लगाता है तो कितने डिग्री पे लगाता है, 360 डिग्री पे लगाता है। एक चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है कितने डिग्री पे, 360 डिग्री पे लगाता है। अब जब ये 360 डिग्री पे एक चक्कर लगाता है तो आपको दो चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन।
जो भी मान लीजिए 2 चार्ज हैं, और जब 2 चार्ज हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। यही 4 पाई यहाँ पे लिखा गया है, यही 4 पाई यहाँ पे लिखा गया है। और अपान में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे उनको सिचुएशन बतानी थी। ठीक, के की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब वैल्यू आपकी आ गई। द कांस्टेंट एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो मैंने अभी बताया था लेकिन लिख दे रहे हैं। एप्सिलॉन 0 आपका कांस्टेंट है, ये फ्री स्पेस का क्या है परमिटिविटी है। ठीक, अब आपको एक चीज यहाँ पे समझने को मिलेगी, अभी मैं बताऊंगा। अब ये आपके क्वेश्चन में भी उठ रहे होंगे मन में कि परमिटिविटी किसको कहते हैं। उन्होंने बता दिया कि फ्री स्पेस की एप्सिलॉन 0 क्या है परमिटिविटी है। एप्सिलॉन 0 क्या है फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। साथ में लिखते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, नोट किया कीजिए इन चीजों को। क्या है एप्सिलॉन 0 जो इन्होंने बता दिया कि f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है ये क्या है फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। लेकिन अब इसकी परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है, तो आप परेशान मत होइए, मैं बता रहा हूं आपको परमिटिविटी क्या होती है और आप सीखिए कि परमिटिविटी होती क्या है। अब देखो, कहीं आपको परमिटिविटी मीडियम की निकालनी पड़ सकती है, कहीं आपको परमिटिविटी मीडियम की निकालनी पड़ सकती है, और कहीं आपको परमिटिविटी फ्री स्पेस की निकालनी पड़ती है, कहीं आपको वैक्यूम की। तरह तरह के शब्द यूज किए जाते हैं इसके। लेकिन मैं आपको इसकी डिफिनीशन बता रहा हूं, जहां पे जैसे यूज करना है यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। द डिग्री टू व्हिच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इन्फ्लुएंस, उस डिग्री पे जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सके इन्फ्लुएंस कर सके, अपना प्रभाव डाल सके, दैट मीडियम इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, दैट अगर आप फ्री स्पेस में ये चार्ज रखते हैं या वैक्यूम में आप ये चार्ज रखते हैं, तो जो ये उस एंगल पर रखा जाए, इसकी परमिट जो है ये उस एंगल पे रखा जाए जहां पे क्या कर सके इन्फ्लुएंस कर सके, चार्ज क्या कर सके इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभाव डाल सके उस फ्री स्पेस को क्या कहेंगे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या कहेंगे परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको डिफिनीशन में लिख के दे रहा हूं, द डिग्री टू व्हिच the electric charge can influence। अब क्या मैंने बताया है, द डिग्री टू व्हिच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इन्फ्लुएंस द मीडियम। अगर आपको यूज करना है तो आप मीडियम लिखिए, अगर आपको फ्री स्पेस यूज करना है तो फ्री स्पेस यूज करिए। इन्फ्लुएंस दी वैक्यूम पे प्रभाव डाल सके, क्योंकि मैंने इन दोनों चार्ज को कहाँ रखा है वैक्यूम में रखा है, तो मैं आपको वैक्यूम की परमिटिविटी की वैक्यूम
कहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सके, इन्फ्लुएंस द वैक्यूम, द परमिटिविटी इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या इस तरह से कह सकते हैं वैक्यूम इज नोन एज permittivity of वैक्यूम। ठीक है, कहाँ पे कहाँ की परमिटिविटी हो जाएगी, वैक्यूम की। लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा जो है दूसरा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एप्सिलॉन जीरो। क्या मिलेगा, एप्सिलॉन जीरो। तो वैल्यू किसी की वैल्यू और यूनिट निकालनी हो एप्सिलॉन जीरो की तो क्या करेंगे आप, वैल्यू और यूनिट अगर एप्सिलॉन जीरो की आपको निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो आप इसको ले लीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो। वैल्यू, हेडिंग डाल लीजिए, वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो। इसकी वैल्यू या यूनिट कहीं कहीं कंपटीशंस में भी पूछी जाती है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछी जाती है यूनिवर्सिटीज के, और बोर्ड पेपर्स में भी पूछी जाती है कभी कभी। तो आपको वैल्यू निकालनी है, k इज इक्वल टू, ऐसे ले लीजिए, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा, इसको एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ चला जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू के। ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इसको। ठीक है, अब k की वैल्यू आपने पहले निकाली थी, k की वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली थी 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो ये तो हो ही जाएगा, पाई की वैल्यू रख दीजिए। 1/पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। क्या होती है, 3.14 होती है। 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ और यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए, 9 को ऊपर लेके जाइए, अपना जो पॉइंट से बदलना हो बदल दीजिए, फिर आपको मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब डायमेंशन इसकी क्या होगी, अगर भाई वैल्यू है तो अगर ये है तो डायमेंशन भी कोई होगी, इसकी विमा होगी, दिशा भी कोई होगी। डायमेंशन निकालना है आपको, डायमेंशन निकाल रहे हैं आपको। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो। तो आप f इजिकल टू डायमेंशन लेने के लिए पूरा कांस्टेंट तो आपको लेना नहीं है, सब कुछ लेना पड़ेगा तभी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो का आप पाएंगे। f इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आया था।
अब किसका, एप्सिलॉन जीरो का आपको डायमेंशन लेना है, तो यहां से इसको क्या कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 Q2, चूंकि F कांस्टेंट है नहीं तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू एफ, आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू एफ। अब सभी की जो डायमेंशन है उसको रख दीजिए, 4 की तो कोई डायमेंशन होनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब Q1 और Q2 की क्या होगी, ये Q इज इक्वल टू क्या होती है इसकी, ये इंटू टी, क्या होती है AT, क्या होती है AT, एम्पियर इंटू टाइम, ठीक। Q इज इक्वल टू IT होता है तो एम्पियर इंटू टाइम हो गया, तो ये हो गया AT इंटू AT अपान आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। F का क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, यानी कि मास इंटू लेंथ अपान टाइम का स्क्वायर, मास इंटू लेंथ अपान टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो MLT माइनस 2। अब साइलेंस जीरो इक्वल टू, इनको ऊपर ले जाओ, गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू MLT माइनस 2, इसको ले लीजिए ऊपर, क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, और टी क्या हो जाएगा, T2 पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T2 पावर 4 हो जाएगा। और जब यल को ऊपर ले गई और एक यल क्यूब हो जाएगा, यल माइनस 3 हो जाएगा, और एक ही यम को ऊपर ले जाएंगे 1 m है तो यम माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगी इसकी भी मान एप्सिलॉन जीरो की, ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू m माइनस 1 l माइनस 3 T2 पावर 4 a स्क्वायर, ये होगी इसकी बीमा डायमेंशन होगी, क्या होगी, डायमेंशन होगी एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, और इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, जो मैंने अभी आपको बताया था ग्रेविटेशनल लॉ, किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ से, किससे कंपेयर करेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ। तो धीरज रखिए, आइए चलते हैं कंपेयर करते हैं, किससे, ग्रेविटेशनल लॉ से करते हैं। अरे हम जो अभी किए हैं वो कमजोर नहीं भैया, ग्रेविटेशनल लॉ से मजबूत है। हाँ, ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि दिस इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, मैंने बताया था कि दिस इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ हम लिख देते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, क्या होगा, ये न्यूटन्स और एक होगा F इजिकल टू, अभी हमने जो बताया जो निकाला, F इजिकल टू के एल लिख दो या 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, क्या हो गया, कूलॉम्स लॉ। अब इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि जैसे मैंने यहां मास लिया है वैसे यहां क्या लिया है, चार्ज लिया है। मैंने जैसे यहां मास लिया है वैसे यहां चार्ज लिया है, m1 इज इक्वल टू Q1, m2 इज इक्वल टू Q2, ठीक है। लेकिन अब आपको एक बात बता दें कि चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, चार्ज ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। लेकिन जो मास होता है वो केवल पॉजिटिव होता है, मास क्या होता है,
केवल पॉजिटिव होता है। आप एक गुब्बारा ले लीजिए, उसमें हवा भरिए और उसका भी एक मास होता है। आप केवल गुब्बारा ले लीजिए, उसका भी एक मास होता है। आप एक पार्टिकल उठाइए, उसका भी कोई ना कोई मास होगा जरूर, लेकिन इसका जो चार्ज है ये कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी निगेटिव हो सकता है, लेकिन मास कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। क्या है इसमें ये एक डिफरेंस है कि मास कभी निगेटिव नहीं हो सकता, चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब दूसरी डिफरेंस देख लीजिए इसमें। और दूसरी डिफरेंस ये होती है कि जो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन जो ये होता है कूलाम्स लॉ होता है, यानी कि कूलाम्स ने जो फोर्स बताया था दो चार्ज के बीच में, ये क्या होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। चलो भाई ठीक है। और तीसरी चीज ये क्या होता है, जो ये होता है कूलाम्स लॉ, वो ग्रेविटेशनल लॉ से स्ट्रांग होता है। कूलाम्स फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि ये तो चार्ज होते हैं, तो मास भी होता है, चार्ज, तमाम चीजें ऐसी हैं। ठीक है। और अब आप डिस्कस करिए इंपॉर्टेंस पे। किस पे? इंपॉर्टेंस। अब कूलाम लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? किसी का अगर महत्व नहीं रहेगा तो उसको हम याद करते हैं। किसी का अगर महत्व नहीं रहता है तो हम उसको नहीं याद करते हैं। इनको भी नहीं याद करेंगे, ये भी ऐसे चले जाएंगे। लेकिन हाँ, इनका एक महत्व है, इनका महत्व है। ये जो चार्ज काम करता है, ये एटॉमिक डिस्टेंस 10⁻11 मॉलिक्यूलर डिस्टेंस (10⁻35 मीटर तक कार्य करता है। ठीक है। एटॉमिक डिस्टेंस 10⁻11 से 10⁻35 मीटर तक ये क्या करता है, कार्य करता है, वर्क करता है। अब फिर एक बात आती है कि और इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई? तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप इलेक्ट्रिक फोर्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स आपको लगता है, बहुत सारी बार में यूज करते हैं। और दूसरा ये है कि जो आप मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं, एटम लेते हैं, उसका जो न्यूक्लियस होता है उससे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे रहता है उसको भी एक्सप्लेन करने में ये फोर्स हमारा, ये लॉ हमारी हेल्प करता है। जो आप मॉलिक्यूल अभी ले लिए, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को बाउंड कैसे रखता है? जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन फोर्स होता है, ये चक्कर लगाता है, तमाम सारी स्टेटमेंट आपने पढ़ रखे हैं। तो आप इसमें इसको भी एक्सप्लेन करने में ये लॉ क्या करता है, हमारी हेल्प करता है कि किस प्रकार से वो बॉन्ड रखते हैं, किस प्रकार से वो बॉन्ड रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्डिंग रखते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप सभी से इतना आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर मैंने जो पढ़ाया है वो सच आपको लगा हो, तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैसी भी प्रॉब्लम अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होती है, तो मुझे कमेंट जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीछे का वीडियो जरूर देखें, जो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स का परिचय दिया था। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको उसमें से कई तथ्य मिल जाएंगे जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय फिजिक्सगढ़, जय फिजिक्स।